अच्छा बच्चों, मुझे बता दो, जो मैंने आपको कल सवाल दिया था क्या वो हो गए सारे? एडिशन लॉ समझ आ गया ना सबको? एडिशन लॉ, ये जो कार्ड्स वाले सवाल थे, एक, दो, तीन, चार, ये भी हो गए थे चारों सवाल, कार्ड वाले सारे सवाल। अच्छा ठीक हो गया बच्चों। बच्चों आज हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन लॉ। आपके ग्रुप में क्वेश्चन ही सेंड किए, वो जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था उसी में क्वेश्चन थे, वही करने थे। जो पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड किया था उसी के अंदर नीचे तीन चार सवाल थे, बस वही करने थे। अच्छा जी बच्चों, आज हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ को एंड लॉ भी कहते हैं, क्योंकि उसके सवालों में एंड का वर्ड आता है, जहां से हमें पता चल जाता है कि वो मल्टीप्लिकेशन लॉ है। अच्छा बच्चों, हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन लॉ। बच्चों मल्टीप्लिकेशन लॉ में याद रखिएगा दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और एक होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ये बात याद रखिएगा, एक होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और एक होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट पहले समझ लें, जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसे इवेंट जिसमें एक इवेंट जो होता है दूसरे पे बिल्कुल कोई असरअंदाज ना हो, वो इवेंट जिसमें एक दूसरे पे कोई असरअंदाज ना हो, दूसरा पहले पे कोई असरअंदाज ना हो, उन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। बच्चों ये बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल सुन लें, एग्जाम्पल सुन लें। बच्चों अगर आप दो कॉइन टॉस करें, पहले कॉइन पे हेड आए या टेल आए, क्या ये चीज दूसरे कॉइन को अफेक्ट कर सकती है? पहले कॉइन पे हेड आए या टेल आए, उसका दूसरे कॉइन के आउटकम से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों दो कॉइन जब टॉस करते हैं तो दोनों कॉइन इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब दो डाइसिस की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं दो डाइसिस रोल करूं तो क्या एक डाइस पे 6 आ गया तो पक्की बात है दूसरी डाइस पे भी 6 ही आएगा। तो एक डाइस पे जो मर्जी आए वो दूसरी डाइस को कभी चेंज नहीं कर सकता, उसका दूसरी डाइस पे कोई असर नहीं हो सकता। तो बच्चों दो डाइसिस को जब रोल करते हैं तो उसके जो इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। बच्चों मुझे बताओ, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट की मिसाल आपको समझ आ गई है? ठीक हो गया। अब बच्चों अब जरा सुनो डिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल। डिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल है, अब बच्चों डिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्ज करो जी, दो लड़के हैं, एक है जी भट्टी और एक है बट। ठीक है जी। भट्टी साहब कहते हैं कि भट्ट साहब बड़ा अरसा हो गया इकट्ठे बैठ के पढ़े नहीं, तो मैं शाम को आपकी तरफ आ जाऊं पढ़ने के लिए, ग्रुप स्टडी। भट्टी साहब ने भट्ट साहब को कहा, भट्ट साहब बड़ा अरसा हो गया क्यूएम नहीं पढ़ी हमने इकट्ठे, तो इस तरह करते हैं हम दोनों मिलके इकट्ठे पढ़ते हैं, तो मैं शाम को आ जाऊंगा आपकी तरफ। ठीक है जी। अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब दो, क्या भट्टी बट के घर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है? नो। फर्ज करो जी भट्टी साहब भट्ट साहब के घर जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। ठीक है जी। उसने कहा तो है कि मैं जाऊंगा आऊंगा आऊंगा, लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आधे घंटे बाद भट्ट साहब ने फोन किया, भट्ट साहब ने फोन किया भट्टी साहब को, भट्टी साहब आते हुए ना पिज्जा हट से पिज्जा लेते आना। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि पिज्जा लेके जाने की प्रोबेबिलिटी फर्ज करो बच्चों है 50%। भट्टी बेशर्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भट्टी खाली हाथ चला जाए और के पिज्जा हट बंद था। ठीक है जी, हो सकता है ऐसा। लेकिन बच्चों अगर भट्टी में थोड़ी सी शर्म है, अगर भट्टी में थोड़ी सी गैरत है, तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो अब जरा सोच समझ के जवाब देना कि भट्ट साहब ने उसको फोन किया है कि भट्टी आते हुए पिज्जा लेके आई, तो बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना, उसके भट्ट के घर जाने की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सोच समझ के जवाब देना। पड़ेगा। तो बच्चों पिज्जा लेके जाने की प्रोबेबिलिटी और उसके घर जाने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बच्चों
पिज्जा लेके जाना, सबसे, अब जरा मेरी बात सुनो, पिज्जा उसके घर लेके जाना, ये डिपेंड करता है कि क्या भट्टी साहब वाकई उसके घर जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। बताएं जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। पिज्जा लेके जाने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है क्या भट्टी ने वाकई तहैया कर लिया है कि वो जाएगा। अगर भट्टी उसके घर नहीं जाता तो क्या पिज्जा भट्टी परचेज करेगा? ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह याद रखनी बच्चों कि अगर भट्टी साहब भट्ट के घर नहीं जाएंगे तो पिज्जा कभी नहीं परचेज करेंगे। बहुत ही अच्छे मुआशरे में ऐसा होता है कि वो कहता है कि यार आज मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने पिज्जा बुक करवा दिया, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, मैंने पेमेंट कर दी है पिज्जे की, तुम्हारे घर पिज्जा पहुंच जाएगा, लेकिन मैं नहीं आ सका। ऐसी बातें बहुत ही अच्छे मुआशरों में होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी परवरिश के लोग, बहुत ही सुलझे हुए लोग, खुश इखलाक, ठीक है जी, जिनकी उर्दू जो है लखनऊ की उर्दू हो, बड़ी खुश असलूबी से वो बोलते हों, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बोलते हों, चेहरा मुबारक, वो चेहरे को चेहरा मुबारक कहते हों। ठीक हो गया जी। तो बच्चों, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ नहीं होते कि वो कहें जी भट्टी साहब फोन करके कहें भट्टी साहब को, यार मैं आ तो नहीं रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, पिज्जा तुमने मंगवाया था, जिंदगी में पहली दफा तुमने मुझे फोन किया था, चलो पिज्जा मैंने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया मैंने ऑनलाइन, पिज्जा तुम्हारे घर 6 बजे पहुंच जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों ये बात याद रखो, ऐसा नहीं होता। अगर भट्टी साहब नहीं जाएंगे तो पिज्जा कभी परचेज नहीं होगा। तो पिज्जा परचेज करने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है भट्टी साहब ने भट्ट साहब के घर जाने का तहैया कर लिया है या नहीं किया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों, पिज्जा परचेज करना डिपेंड करता है भट्टी का भट्ट के घर जाने के ऊपर। वो घर जाएगा तो पिज्जा परचेज होगा, अदरवाइज पिज्जा परचेज नहीं होगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों? बता दो बता दो बता दो, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। यही तो मोमिन की निशानी है कि उसके सामने खाने पीने की बात हो और उसका रोजा और पक्का हो जाए। ठीक है जी। आपने चिड़ी रोजे रखे होते हैं, जोहर के वक्त ही रोजा रखना शुरू हो गया। अल्लाह के बंदो पक्के रोजे रखा करो, पक्के। आपको तो चाहिए कि आप असर से लेकर मगरब तक अफ्तारी की तैयारी भी खुद किया करें, समोसे खुद बनाया करें, पकौड़े खुद बनाया करें, ठीक है, जरूर अफ़ज़ा खुद बनाया करें, कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी, ठीक है जी, दूध सोडा, ये सारी चीजें खुद बनाए, बना बनाया ले लेते हैं हम मार्केट से। ठीक है जी, बल्कि खुद बनाया करें, साथ साथ लोगों को अफ्तारी पे दावत भी दिया करें। अच्छा जी बच्चों, अब जरा सुनो, अब जरा सुनो बच्चों, आगे थोड़ी सी एग्जाम्पल सुनो। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं थोड़ा सा। बच्चों अब जरा मेरी बात सुनिए गौर से। एक बैग है, एक बैग है बच्चों, उसमें 9 बाल्स हैं, वाइट हैं 4, रेड है 5। सोच समझ के जवाब देना। अच्छा जी, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। एक बैग है, उसमें टोटल 9 बाल्स हैं, 9 में से 4 जो हैं वो वाइट हैं, 5 जो हैं वो रेड हैं। बच्चों आपने 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, 2 बॉल, 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं 1 बाय 1। सोच समझ के जवाब देना। 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं हमने 1 बाय 1। अब 2 बॉल सिलेक्ट करने के बच्चों 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक बॉल सिलेक्ट करें, बॉल निकाला बाहर, उसका कलर नोट किया और उसको वापस रख दिया, और फिर सेकंड बॉल सिलेक्ट किया, फिर सेकंड बॉल सिलेक्ट किया। बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना। जब पहला बॉल सिलेक्ट किया था, बैग में टोटल कितने बॉल पड़े हुए थे? 9। जब पहला बॉल सिलेक्ट किया, बैग में 9 बॉल पड़े हुए थे, और जब दूसरा बॉल सिलेक्ट किया तब 8 बॉल थे या 9 थे?
सोचो सोचो सोचो। कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं 9 थे। बच्चों मैंने पहला बॉल सेलेक्ट किया, उसका मैंने कलर नोट किया, वो रेड था, मैंने उसको वापस रख दिया। फिर मैंने दूसरा बॉल सेलेक्ट किया, उसका कलर नोट किया, वो वाइट था। तो पहला बॉल जब सेलेक्ट किया उस वक्त भी 9 बॉल थे, दूसरा बॉल जब सेलेक्ट किया उस वक्त भी 9 बॉल थे। बच्चों दूसरा बॉल सेलेक्ट करते वक्त ये फर्क पड़ता है कि पहला बॉल रेड था या वाइट था? सोच समझ के जवाब देना। दूसरा बॉल सेलेक्ट करते वक्त क्या इस बात पे कोई फर्क पड़ता है कि पहला बॉल सेलेक्ट भी कोई हुआ था या नहीं हुआ था? ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बॉल सेलेक्ट करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों ये जो तरीका है, सोच समझ के जवाब देना, ये जो तरीका है जिसमें एक बॉल सिलेक्ट किया, कलर नोट किया, उसको वापस रख दिया, बच्चों क्या हम इसको कह सकते हैं विद रिप्लेसमेंट? विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब यह है बच्चों कि आपने जो बॉल सिलेक्ट किया उसको पहले रिप्लेस किया अपनी जगह पे, फिर दूसरा सिलेक्ट किया। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि बच्चों हमने बॉल सिलेक्ट किया, एक बॉल सिलेक्ट किया, उसका कलर नोट किया, उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा बॉल सिलेक्ट किया, उसका कलर नोट किया, उसको वापस रख दिया, फिर तीसरा बॉल सिलेक्ट किया, उसका कलर नोट किया, उसको सिलेक्ट वापस रख दिया। तो बच्चों इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का तरीका समझ आ गया है? विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो बता दो बता दो। तो बच्चों ये जो विद रिप्लेसमेंट है, मुझे बताओ क्या मैं इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकता हूं या डिपेंडेंट इवेंट कह सकता हूं? वेरी गुड बच्चों। विद रिप्लेसमेंट, जब भी आज के बाद जो वर्ड आपको विद रिप्लेसमेंट नजर आएगा बच्चों, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। वो इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि दूसरे बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा बॉल था। क्या ये बात याद रहेगी आपको? आज के बाद जब भी सिलेक्शन का सवाल आए और विद रिप्लेसमेंट से हो तो याद रखना बच्चों वो इंडिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल होगी। वो एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट की होगी, डिपेंडेंट की नहीं होगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अच्छा बच्चों अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आगे सुने अगली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चों अब सुनो बात, मैंने पहला बॉल सिलेक्ट किया, टोटल बॉल है 4 वाइट 5 रेड। मैंने पहला बॉल सिलेक्ट किया बच्चों, उस वक्त टोटल 9 बॉल थे, मैंने रेड सिलेक्ट किया, मैंने रेड सिलेक्ट किया। अब मैंने जो रेड सिलेक्ट किया वो वहीं पे पड़ा है बाहर, वो वापस नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। अब मैंने दूसरा बॉल सिलेक्ट किया, दूसरा बॉल जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, उस वक्त बैग में टोटल कितने बॉल पड़े थे? उस वक्त बैग में 8 बॉल पड़े थे। तो जब बच्चों मैं दूसरा बॉल सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो दूसरे बॉल के सिलेक्शन के वक्त क्या मेरी सैंपल स्पेस चेंज हो गई? क्या मेरे टोटल आउटकम चेंज हो गए? ये टोटल आउटकम इसलिए चेंज हुए क्योंकि पहले एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, पहले एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है। तो बच्चों पहले जो बॉल निकला वो इंडिपेंडेंट था, उसकी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन जो दूसरा बॉल निकला वो पहले बॉल पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? वो पहले बॉल पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर दूसरा बॉल इंडिपेंडेंटली निकलता तो 9 बॉल होने चाहिए थे, लेकिन अभी 9 बॉल नहीं है, 8 बॉल है। पहले जो बॉल सेलेक्ट हुआ उसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगी।
क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है मेरे बच्चों। तो अगर दूसरा बॉल सिलेक्ट करते वक्त आपके टोटल आउटकम कम हो जाएंगे तो बच्चों उसको कहते हैं कि दूसरा जो इवेंट है वो डिपेंड कर रहा है पहले इवेंट पे। क्या ये बात समझ आ रही है? दूसरा जो इवेंट है वो पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों ये तरीका है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तरीका है विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये विदाउट रिप्लेसमेंट एग्जांपल है डिपेंडेंट इवेंट की। क्या ये बात याद रहेगी आपको? ठीक है जी। विद रिप्लेसमेंट जब भी आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी आएगा डिपेंडेंट इवेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का जो एग्जांपल है, इंडिपेंडेंट इवेंट की जो वो फार्मूला है वो लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। probability of A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B। तो बच्चों इसको ऐसे भी कह सकते हैं probability of A इंटरसेक्शन B। कल याद करें, कल हमने पढ़ा था एंड को इंटरसेक्शन से शो करते हैं, याद करें A एंड B में कॉमन, याद आ रहा है? ऐसे इवेंट जो A में भी आते हो एंड B में भी आते हो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन का सिंबल शो होगा जब भी एंड का वर्ड आएगा। A एंड B के लिए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्या ये बात समझ आती है? ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब बच्चों जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सवाल है टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या ये सवाल नजर आ रहा है आपको? Two cards are selected from a pack of 52 cards. Number one with replacement, number two without replacement. सो समय के जवाब देना। नंबर वन विद रिप्लेसमेंट, नंबर टू विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं बच्चों, दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, दो कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहली रिक्वायरमेंट जरा गौर से, फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड क्वीन। सवाल यह है कि पहला कार्ड किंग हो और दूसरा कार्ड क्वीन हो। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि हम पहले कार्ड सिलेक्ट करेंगे किंग, उसको वापस रखेंगे, फिर दूसरा कार्ड सिलेक्ट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है ना? विद रिप्लेसमेंट क्लियर है? अच्छा बच्चों, तो मुझे बताओ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 52 कार्ड्स में किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। वेरी गुड। और 13/52 मोमिन एहसन, कैसे 13/52 कहां से आ गया? अल्लाह के बंदे, किंग कितने होते हैं? मैंने कल पढ़ाया था, किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बच्चों किंग की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके बच्चों, किंग वापस आ गया, किंग वापस आ गया। अब क्वीन, अब जब क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों? उसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52 होगी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक हो गया? अच्छा, अब सवाल में उसने कहा है एंड, सो समय के जवाब देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। तो बच्चों जब एंड आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? जब एंड आ रहा है तो बच्चों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो जरा देखो, देखो जरा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन, उसका आंसर क्या है जी? किंग की प्रोबेबिलिटी है 4/52, क्वीन की प्रोबेबिलिटी है 4/52, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 16/2704। 4 × 4 16, 52 × 52 2704, 2704। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों इधर आ जाओ, अब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। सोच समझ के जवाब देना। विदाउट रिप्लेसमेंट की मैं बात करने जा रहा हूं।
बच्चों जब किंग सिलेक्ट करेंगे क्या उस वक्त टोटल 52 कार्ड होंगे? कर सकते हैं हम सब, ये सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट से सिलेक्शन होने जा रही बच्चों, जब मैं किंग निकालूंगा टोटल 52 कार्ड पड़े होंगे। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वैसे जैसे इंडिपेंडेंट पीमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 4/52, किंग की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। और जिस वक्त बच्चों, अब सोच समझ के जवाब देना, मैंने किंग निकाला वो बाहर पड़ा हुआ है, किंग वापस नहीं गया। जिस वक्त क्वीन निकालने जाएंगे अब टोटल कार्ड कितने पड़े होंगे? टोटल कार्ड पड़े होंगे 51 और क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/51। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक हो गया बच्चों, 4/51। तो बच्चों फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/51, तो आंसर आ जाएगा 16/2652, 16/2652। उसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आता है 4/663, 4/663 सिंप्लीफाई करके। क्या ये बात समझ आ रही है? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब देना, किसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर ज्यादा होगा, विद रिप्लेसमेंट का या विदाउट रिप्लेसमेंट का? सोच समझ के जवाब देना, किस प्रोबेबिलिटी का आंसर ज्यादा होगा, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? सोच लो सोच लो सोच लो बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर ज्यादा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर ज्यादा होगा। क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर कम हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है। डिनोमिनेटर कम होता है तो आंसर बड़ा आता है, नोमिनेटर में चेंज नहीं आ रहा। सोचो 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 सोचो, क्या ये बात पल्ले पड़ गई है? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, अब बच्चों जरा देखो विदाउट रिप्लेसमेंट को लिखने का तरीका जरा देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन इज इक्वल टू, जरा देखो बच्चों लिखने का तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। लेकिन उसके नीचे बटा लगा हुआ है, बटा, वो बटा नहीं है, उसका मतलब है गिवन, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन दैट किंग हैड ऑलरेडी अकर्ड। क्वीन की प्रोबेबिलिटी चेंज क्यों हुई? चेंज इसलिए हुई कि पहले किंग अकर हो चुका है। क्या ये बात समझ आ रही है? वो जो बटा है वो बटा नहीं है, डिवाइड का निशान नहीं है, वो बेसिकली गिवन का निशान है, गिवन दैट। ये जरा देख लें, ये लिखा हुआ है probability of king intersection queen is equal to probability of king multiplied by probability of queen given king। नजर आ रहा है सबको? अच्छा बच्चों, इसका फार्मूला याद रखना है आपने। यहां पे है probability of a and b is equal to probability of a and b is equal to probability of a multiplied by probability of b given that a had already occurred, given that a had already occurred। जैसे एग्जांपल दी थी कि भट्टी साहब पिज्जा लेके जाएंगे, ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ए है प्रोबेबिलिटी भट्टी के घर जाने की, वो इंडिपेंडेंट है। अब क्या गारंटी है कि वो पिज्जा भी लेके जाएगा? पिज्जा डिपेंड करता है भट्टी के घर जाने पे। ठीक हो गया नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंट है, लेकिन पिज्जा लेके जाने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है जाने पे। अगर जाएगा तो पिज्जा जाएगा, अदरवाइज पिज्जा नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सबको? बता दो बता दो बता दो। ओके, तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन। ये जो बटे का निशान है ये गिवन का निशान है, गिवन का बता रहा है कि बी की प्रोबेबिलिटी चेंज की हुई, ए की वजह से चेंज हुई।
क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है जी, बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये डिपेंडेंट का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अच्छा जी, अब आगे आगे सवाल करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सुने। टू कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज किंग। फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज किंग। क्या ये सवाल नजर आ रहा है आपको? बोलो बोलो बोलो, क्या ये सवाल नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज किंग, फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज किंग। अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखो, पिछले सवाल में यह था कि पहला किंग होना चाहिए, दूसरा क्वीन होना चाहिए। दूसरे सवाल में यह है कि पहली क्वीन होनी चाहिए, दूसरा किंग होना चाहिए। पहले सवाल और दूसरे सवाल में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा बच्चों, यहां पे जरा देखो, यहां पे लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 इंटरसेक्शन K2। Q1 का मतलब है कि पहला कार्ड क्वीन होगा, इंटरसेक्शन K2 का मतलब है कि दूसरा कार्ड किंग होगा। बच्चों इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1। जब बच्चों पहला कार्ड क्वीन सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पहला कार्ड क्वीन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/52। वेरी गुड। अब बच्चों विद रिप्लेसमेंट है, भूलना नहीं है, विद रिप्लेसमेंट है, कार्ड वापस चला गया। अब किंग सेलेक्ट करना है, दूसरा कार्ड है किंग। मुझे बताओ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दूसरा कार्ड है किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52 होगी। ठीक हो गया जी? तो बच्चों पहला क्वीन एंड दूसरा किंग विद रिप्लेसमेंट, उससे आंसर आ जाएगा 16/2704। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात क्लियर है? बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, अब बच्चों आ जाओ जरा विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ आ जाओ, विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन किंग, उसमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। क्या ये बात समझ आती है? 4/52, वेरी गुड। लेकिन बच्चों अब क्वीन का कार्ड बाहर है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्वीन का कार्ड बाहर है। अब किंग सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/51, वेरी गुड। तो बच्चों क्या हम उसको लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड वाज क्वीन। क्या ये बात समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज क्वीन। तो क्वीन की वजह से ही 51 आया है, क्वीन की वजह से 51 आया है। पहला कार्ड जो क्वीन था उसकी वजह से 51 आया है। वजह बतानी है कि ये 51 कैसे हो गया। क्या ये बात समझ आ गई है? तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 16/2652। इसका आंसर आ जाएगा 16/2652। आगे चलते हैं बच्चों। अब तीसरा सवाल सुने। तीसरा सवाल क्या है जी? टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, नंबर 1 विद रिप्लेसमेंट, नंबर 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन। अब बच्चों जरा यहाँ पे 2 मिनट सुकून से सोचो। वो कह रहा है 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन। क्या हमें यहां पे वो बता रहा है कि किंग पहले होगा या क्वीन पहले होगी? तो उसने कहा एक किंग हो एक क्वीन हो। ये नहीं बताया कि किंग पहले आए या क्वीन पहले आए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों यहां पे हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटियां जो हमने पढ़ी हैं, 2 प्रोबेबिलिटियां जो पढ़ी हैं वो पीछे, क्या वो दोनों फेवरेबल है हमारे लिए? सोचो। रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी फेवरेबल है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी फेवरेबल है। सोच लो बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब देना। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में और 3rd में क्या फर्क है? रिक्वायरमेंट नंबर 1st और रिक्वायरमेंट नंबर 3rd, इसमें फर्क क्या है? आपको क्या फील क्या होता है? और असली फर्क बताना है, स्पेलिंग नहीं बताना है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश।
बच्चों पहली रिक्वायरमेंट में उसने स्पेसिफिकली बताया है पहले कौन सा कार्ड आएगा बाद में कौन सा कार्ड आएगा, वहां पे पोजीशन बताई है कि पहली पोजीशन पे किंग है, दूसरी पोजीशन पे क्वीन है। लेकिन थर्ड रिक्वायरमेंट उसने नहीं बताया, पोजीशन नहीं बताई कि किंग पहले आएगा या बाद में आएगा। क्या ये बात समझ आती है? ऑर्डर डिफाइन नहीं है। पहले वाले सवाल में ऑर्डर डिफाइन था, तीसरे वाले सवाल में ऑर्डर डिफाइन नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? बच्चों जब ऑर्डर डिफाइन नहीं होता तो मजीद ऑप्शन फेवरेबल हो जाती हैं। जब ऑर्डर डिफाइन नहीं है तो और ऑप्शन भी फेवरेबल आउटकम में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब जरा देखो, अब हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं कि दो ऑप्शन है। हम कह सकते हैं कि पहला भी किंग हो सकता है, दूसरा क्वीन, या जो कल पढ़ा था पहला क्वीन एंड सेकंड किंग। ये प्लस का साइन समझ आ रहा है आपको बच्चों? प्लस का साइन बोलो बोलो बोलो। या मींस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों फेवरेबल है। तो बच्चों फिर इनको जमा कर देंगे, ये दोनों आउटकम की प्रोबेबिलिटी को जमा कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ये समझ आ गई है बच्चों? बता दो बता दो, बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश। वीडियो दी ना लाइव क्लास श्री दी। अच्छा चलो जी, मैं इसको एक मजीद आसान करके बताता हूं बच्चों। फर्ज करो एक डाइस है, आपने एक डाइस रोल की, आपने एक डाइस रोल की और मैं आपसे कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल अपीयर। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? डाइस रोल की है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल अपीयर। 2 सोच समझ के जवाब देना। 2 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। 2 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। क्या ये बात समझ आती है? वेरी गुड। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। मैं आपसे ये कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल अपीयर। 4 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। वेरी गुड। अच्छा बच्चों अब मैं आपसे कहता हूं कि 6 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा अब बच्चों मैं अब आपसे ये कहता हूं कि इवन नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आप कहते हैं 3/6। क्या ये बात समझ आ रही है? 3/6। वेरी गुड। अब बच्चों जरा मेरी बात गौर से सुनना। क्या बच्चों मैं इवन नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की प्रोबेबिलिटी भी फेवरेबल है मेरे लिए, 4 की प्रोबेबिलिटी भी फेवरेबल है मेरे लिए और 6 की प्रोबेबिलिटी भी फेवरेबल है मेरे लिए? 2 आ जाए फेवरेबल है, 4 आ जाए फेवरेबल है, 6 आ जाए फेवरेबल है। तो बच्चों 2, 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जमा करूं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी तब भी आ सकती है। आपने मुझे आंसर बताया 3/6। मैं कह रहा हूं कि 3/6 सीधा सीधा निकालने की बजाय अगर मैं ये करूं कि 2 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जमा कर दूं। क्यों जमा करूं? जमा क्यों कर रहे हूं? क्योंकि तीनों फेवरेबल है मेरे लिए। और जमा करने की वजह समझ आ रही बच्चों? अच्छा जी, तो वही बात यहां पे है बच्चों। उसने कहा कि एक किंग हो एक क्वीन हो। अब हमारे दिमाग में यह है कि किंग पहले भी आ सकता है, किंग पहले आ जाए क्वीन बाद में आ जाए, ये एक आउटकम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वीन पहले आ जाए किंग बाद में आ जाए, ये दूसरा आउटकम है। सोचो क्या ये दोनों आउटकम फेवरेबल हैं? क्या ये दोनों आउटकम फेवरेबल हैं? तो अगर बच्चों ये फेवरेबल हैं तो इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। क्या बच्चों अब आपको समझ आ गई जमा करने की बात? 2, 4, 6 को जमा क्यों किया? क्योंकि ये तीनों इवन नंबर के लिए फेवरेबल है।
क्या ये बात समझ आ गई है? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ आ जाते हैं बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी यही है, वन इज किंग एंड वन इज क्वीन। उसमें भी पहला किंग एंड सेकंड क्वीन, पहला आउटकम, प्लस दूसरा आउटकम क्या है, पहला क्वीन एंड सेकंड किंग। बच्चों जो ऊपर हमने आंसर निकाले हुए हैं उन दोनों को जमा कर सकते हैं। 16/2652 जमा 16/2652, 32/2652 लिख सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट के दोनों आउटकम को जमा कर सकते हैं। हाँ जी, क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ऊपर है पहला किंग दूसरा क्वीन, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी 16/2652। नीचे है पहला क्वीन दूसरा किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 16/2652। यहां पे है तीसरी रिक्वायरमेंट, एक किंग एक क्वीन, जिसमें ये दोनों फेवरेबल हो जाएंगे। इसको और इसको दोनों को जमा कर लेंगे। ठीक हो गया? अब बच्चों आगे चौथा सवाल, बोथ आर किंग। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। चौथा सवाल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, बोथ आर किंग विद रिप्लेसमेंट। पहले मुझे बताना है विद रिप्लेसमेंट में, विद रिप्लेसमेंट में मुझे बताना है आपने, बोथ आर किंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कार्ड आपने सिलेक्ट किया, कलर नोट किया, वापस रख दिया। ठीक हो गया? किंग सेलेक्ट किया, पहला किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। हाँ जी, तो बच्चों मेरी बात सुनो, वन इज किंग एंड वन इज क्वीन, ये सवाल भी 2 दफा करना था, एक विद रिप्लेसमेंट में, एक विदाउट रिप्लेसमेंट में। बच्चों विद रिप्लेसमेंट में तो विद रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी को जमा करेंगे ना, और विदाउट रिप्लेसमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी जमा करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, बोथ आर किंग, 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, दोनों किंग। तो बच्चों विद रिप्लेसमेंट में पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी 4/52, दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी 4/52। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 16/52, सॉरी 16/2704। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? 16/2704। अच्छा, अब बच्चों आ जाओ विदाउट रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट में आ जाओ, बोथ आर किंग। बच्चों पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट में? 4/52, वेरी गुड। दूसरा किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट में? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, शाबाश शाबाश शाबाश। पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी है 4/52, दूसरा किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं 4/51, कुछ कह रहे हैं 3/51। सोच लो सोच लो, 3/51 होगी या 4/51? 51 पे तो सारे एग्री हैं, मसला 4 का है या 3 का है। वेरी गुड, शाबाश, 3/51। और बच्चों समझ आइए ये 3 कहां से आया? 3 कहां से आया? अच्छा, तो बच्चों ये 3 पिछले सवालों में क्यों नहीं था? क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड बच्चों, वहां पे कार्ड चेंज हो गया था, पहला किंग था तो दूसरा क्वीन था, या पहला क्वीन था दूसरा किंग था। जब कार्ड चेंज हो जाए फिर न्यूमरेटर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कार्ड सेम रहे फिर डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, न्यूमरेटर भी चेंज होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर कार्ड सेम रहे तो डिनोमिनेटर भी चेंज, न्यूमरेटर भी चेंज, और अगर कार्ड चेंज हो जाए तो सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी बच्चों, आगे देखो, अगला सवाल है बोथ आर क्वींस, 5वां सवाल विद रिप्लेसमेंट से। 5वां सवाल है विद रिप्लेसमेंट से, बोथ आर क्वींस। क्या आंसर आएगा विद रिप्लेसमेंट से? आंसर बताएं बच्चों। 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52, वेरी गुड। आंसर आ जाएगा बेटा 16/2704।
16/2704। क्या ये बात समझ आती है? अब बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट में आ जाओ, विदाउट रिप्लेसमेंट में आ जाओ। बोथ आर क्वीन, 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 3/51। इसका आंसर आ जाएगा 12/2652। 12/2652। क्या ये बात पल्ले पड़ती है? अब बच्चों अगला सवाल है बोथ आर पिक्चर कार्ड। ये कर लोगे? बोथ आर पिक्चर कार्ड कर लोगे? अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखते हैं आगे सवाल। बच्चों नोट करो, मेरी बुक में आपने सवाल करने हैं 6, 7, 8, 9, पेज नंबर है 578। क्या ये सवाल मिल रहे हैं? मेरी बुक में पेज नंबर है 578, उसमें क्वेश्चन करने 6, 7, 8, 9। अच्छा जी बच्चों, एक सवाल जरा देखो, ये सवाल जरा देखो। ए बॉक्स कंटेन 20 bulbs, out of which 4 are defective. Out of which 4 are defective. 2 bulbs are selected at random. Find the probability that number 1, both are defective. क्या ये सवाल कर सकते हैं? क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? बच्चों अब सवाल ये है, अब इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हुई है या विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हुई है। तो बच्चों याद रखना, बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होती है। क्या ये बात याद रहेगी? आवर नेचुरल सिलेक्शन मेथड इज विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है बच्चों। अगर सवाल साइलेंट है, कुछ नहीं बताया विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट आपने याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होती है। क्या ये बात याद रहेगी? हम जो नेचुरली जो हम चीजें सिलेक्ट करते हैं बच्चों, वो विदाउट रिप्लेसमेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बैग में अगर किताबें रखें सुबह को, अगर हम सुबह बैग में किताबें रखें, क्या ऐसा होता है कि एक किताब रखी बैग के अंदर, फिर जब दूसरी रखने लगे तो पहली निकाल दी? हम ऐसा नहीं करते, ठीक है जी। एक रखी दूसरी निकाल दी, ऐसा नहीं होता। एक रखी है फिर दूसरी रखी है फिर तीसरी रखी है। तो बच्चों बाय डिफॉल्ट जो हमारा सिलेक्शन का जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। रात को 2 बजे भूख लगी, फ्रिज की तरफ गए, फ्रिज खोली, उसमें अगर पकोड़े पड़े हुए हैं वो निकालेंगे, साथ ही समोसे पड़े हुए हैं वो निकालेंगे, साथ ही खरबूजा पड़ा हुआ है वो निकालेंगे, फ्रूट चाट पड़ी हुई है वो निकाल लेंगे, दही पल्ले पड़े वो निकाल लेंगे। ठीक हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होगी फ्रिज में से या विद रिप्लेसमेंट? तो क्या ये बात याद रहेगी आपको हमेशा के लिए? बाय डिफॉल्ट हम जो चीजें सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा नेचुरल सिलेक्शन का जो तरीका है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा बच्चों, अब बाय डिफॉल्ट हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन मेथड है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। ए बॉक्स कंटेन 20 बल्ब्स। अच्छा जी, अब मुझे बताओ बच्चों, ए बॉक्स कंटेन 20 बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 2 bulbs are selected at random. Find the probability that both are defective. अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है बच्चों, तो सोच समझ के जवाब देना, विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है? ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। वेरी गुड। अब सवाल कैसे करेंगे, शाबाश ये बता दो। पहला बी डिफेक्टिव है एंड
दूसरा भी डिफेक्टिव है। तो पहले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, बताओ बताओ बताओ। 4/20 मल्टीप्लाइड बाय 3/19। क्या ये बात समझ आ रही है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/3/95। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अगला सवाल ये है, नो बल्ब इज डिफेक्टिव। हाँ जी, सोच समझ के जवाब देना। वो कहता है जी कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसका आंसर निकाल। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों? 16/20 मल्टीप्लाइड बाय 15/19। क्या ये बात समझ आती है? ये 12/19 वाले कौन से भाई हैं? देखो बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। टोटल बॉल है 20, डिफेक्टिव है 4, तो गुड कितने होंगे? 16। सोच लो, सोचो सोचो सोचो, सवाल गौर से पढ़ो। 20 बल्ब हैं टोटल। अगर टोटल बल्ब 20 हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, तो 16 ठीक होंगे, 16 गुड होंगे। क्या ये बात समझ आती है? पहले ये बता दो। अच्छा, अब बच्चों को कह रहा है कि नो बल्ब इज डिफेक्टिव। सादा अल्फाज में दोनों बल्ब गुड होने चाहिए, दोनों बल्ब गुड होने चाहिए, गुड। तो पहला बल्ब गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? पहला बल्ब गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 16/20। अब दूसरा बल्ब गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा बल्ब गुड होने की प्रोबेबिलिटी है 15/19। हाँ जी, तो जरा देखो बच्चों, ये 4 इससे कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, तो ये 12/19 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब जरा बच्चों अगला सवाल सुनो। तीसरा सवाल, ओनली वन बल्ब इज डिफेक्टिव। खतीजा, जब एक बल्ब निकाल लिया हमने, पीछे 19 रह गए, तो 16 में से एक गुड ऑलरेडी निकल चुका है, पीछे गुड कितने रह गए? 15। तो दूसरे गुड की प्रॉपर्टी आ जाएगी 15/19। अच्छा जी, ओनली वन बल्ब इज डिफेक्टिव, ये करें बच्चों शाबाश। सवाल वही है, 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। ओनली वन बल्ब इज सिलेक्ट, ओनली वन बल्ब इज डिफेक्टिव, ओनली वन बल्ब इज डिफेक्टिव। सोच लो सोच लो सोच लो सोचो, शाबाश, आपने सोचना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो सोचो सोचो। हाँ जी बच्चों, अब जरा देखो, ओनली वन बल्ब इज डिफेक्टिव। याद रखो बच्चों, पहला डिफेक्टिव दूसरा गुड हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है पहला गुड हो जाए दूसरा डिफेक्टिव हो जाए। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4/20 मल्टीप्लाइड बाय 16/19 जमा 16/20 मल्टीप्लाइड बाय 4/19। ये दोनों प्रोबेबिलिटियां निकाल के जमा करनी थी। बहुत ही कम है किसी ने किया हो, बहुत कम। सारी क्लास का, ऑलमोस्ट सारी क्लास का आंसर गलत है। 16/95 जमा 16/95 32/95, ये आंसर आता है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। एट मोस्ट वन डिफेक्टिव, एट मोस्ट वन डिफेक्टिव, सोच समझ के जवाब दें। एट मोस्ट आपने पढ़ा हुआ है, एट मोस्ट वन का तर्जमा करें, शाबाश। एक या एक से कम, वेरी गुड, शाबाश।
एट मोस्ट वन डिफेक्टिव। हाँ जी, अब आंसर निकालें। शाबाश 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 शाबाश। ये बता दें जल्दी जल्दी, फिर एक सवाल करना है, फिर छुट्टी। 92/95 चेक कर लेते हैं जी। तलहा अजीज सही आंसर है। हमजा मीर सही आंसर है। शाबाश 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 शाबाश। कर लो भी कर लो। फातिमा आंसर गलत है आपका। सैयद अली इमरान आपका आंसर गलत है। फवाद अशरफ आपका आंसर ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो जरा, एट मोस्ट वन डिफेक्टिव का मतलब यह है बच्चों कि वन डिफेक्टिव प्लस जीरो डिफेक्टिव। क्या याद है ये बात? एक या एक से कम, एक या एक से कम। तो बच्चों वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली हुई है ऑलरेडी। ओनली वन डिफेक्टिव 32/95 ये निकाली हुई है। और बच्चों जीरो डिफेक्टिव, नो बल्ब इज डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है 12/19। इन दोनों को जमा करना है बस, तो आंसर आ जाएगा 92/95। वन डिफेक्टिव प्लस जीरो डिफेक्टिव, एक या एक से कम। क्या ये सवाल समझ आया? अच्छा जी, आगे है जी। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। एटलीस्ट वन का तर्जमा कर लें एक या एक से ज्यादा। वेरी गुड। तो बच्चों इसका मतलब हुआ वन डिफेक्टिव या दोनों डिफेक्टिव। बच्चों वन डिफेक्टिव तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 32/95, और दोनों डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है 3/95। बच्चों ये हो जाएगा 35/95। ये बात समझ आती है? ठीक हो गया बच्चों? चलो बच्चों आज के लिए इतने काफी है, कल इंशाल्लाह इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 15 आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 15 करना है। आपने आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 15 के सवाल ट्राई करने हैं, कर लेंगे? आई कैप की बुक के चैप्टर नंबर 15 के सवाल आपने करने हैं। ठीक हो गया बच्चों? ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।